हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। हेलो फ्रेंड्स एंड दोस्तों, फ्रेंड्स कैसे हो आप सब लोग। आप सब लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी ही हूँ। तो आज चलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो पे। पॉलिटिकल साइंस यूपी इंटीग्रेट का प्रैक्टिस करते हैं, सॉल्व पेपर। चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन हमारा आ गया है, तो हम लोग चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। तो दक्षिण क्वेश्चन नंबर 1। तो तैयार हो आप लोग। पहला क्वेश्चन है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी का दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी के आश्रम का नाम क्या था। तो बताइए आप लोग, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी का आश्रम का नाम क्या था। तो इसका आंसर नीचे दिया गया हुआ है। चलिए हम देखते हैं। तो दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी के आश्रम का नाम क्या था। फिनिक्स था। ये दिया हुआ है, फिनिक्स था। और इसका फिर देखते हैं। दक्षिण अफ्रीका में 1904 में गांधी ने सेठ पारसी रुस्तम कौन किया था। फिनिक्स नामक स्थान पर पारसी रुस्तम जी के सहयोग से डरबन के समीप फिनिक्स नामक स्थान पर 100 एकड़ जमीन खरीदकर फिनिक्स फार्म की स्थापना की थी। कितना एकड़ जमीन की। तो 100 एकड़। क्या बोलेंगे अगर क्वेश्चन में पूछ लिया तो 100 एकड़। इसको याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। 100 एकड़, यहाँ ये देखिए 100 एकड़ है ज़मीन खरीदकर फिनिक्स फार्म की स्थापना की गई। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो इसको देखिए। चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हम आ गए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस सदन की अध्यक्षता ऐसा करता है उसे जो सदन का सदस्य नहीं होता है। उस सदन का जो सदस्य नहीं होता है। तो मैं पहले आपको लोग को समझा देती हूँ कि ऊपर राष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभा कौन होता है, सभापति होता है। किंतु राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। किसका। राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। भारत का उपराष्ट्रपति यूएसए की भांति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अनुच्छेद कौन, आर्टिकल किसमें, आर्टिकल 64 में। तो इसका क्वेश्चन नंबर बी सही हो जाएगा। समझ में आई होप आप सब लोग को समझ में आ रहा होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं, अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में वित्तीय आपातकाल कितनी बार लगाया गया। भारत में वित्तीय आपातकालीन क्वेश्चन नंबर 13 पे। भारत में वित्तीय आपातकालीन कितनी बार लगाया गया है। तो भारत में आपातकालीन कितनी बार, ये भी एक भी बार नहीं लगाया गया। तो अनुच्छेद 360 में, आर्टिकल 360 में वित्तीय आपातकाल से संबंधित उपलब्ध है। इस अनुच्छेद मतलब इस आर्टिकल का आयोग अभी तक नहीं किया गया है। और अनुच्छेद 360 के तहत राष्ट्रपति वित्तीय आपात की उद्घोषणा कर सकता है। मतलब किससे, 360 के तहत राष्ट्रपति वित्तीय आपातकालीन की उद्घोषणा कर सकता है यदि उसको यह समाधान हो जाए कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई जिससे कि भारत का उसकी किसी का भाग वित्तीय स्थायित्व अथवा शाख फाइनेंशियल
लिबर्टी और क्रेडिट संकट में है तो वो वित्तीय आपातकालीन की उद्घोषणा कर सकता है। मतलब कोई जैसे इमरजेंसी हो गई, जिसे अपनी अपनी भाषा में हम मैं समझाती हूँ जैसे। तो ऐसी स्थिति में मतलब कोई वो फाइनेंशियली स्टेबिलिटी क्रेडिट कोई मतलब संकट है, मतलब कोई इमरजेंसी हो गया तो उस कारण तो वह वित्तीय आपातकालीन की घोषणा कर सकता है। इतना है इसमें 360 में अनुच्छेद आर्टिकल 360 के तहत। ओके, समझ में आई होगा, आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हम लोग अपने 14 क्वेश्चन पे चलते हैं। चौदह क्वेश्चन स्पीकर निर्णायक मत का प्रयोग कब कर सकता है? तो कब कर सकता है? तो अनुच्छेद 52 से संबंधित विधेयक पर है और इसका हम लोग सॉल्व देखेंगे। इसका अनुच्छेद आर्टिकल 100 और 1 के तहत लोकसभा अध्यक्ष के स्पीकर अपने निर्णायक मत कास्टिंग वोट का प्रयोग तब करते हैं जब किसी विषय के संदर्भ में हुए मतदान में सत्ता एवं पक्ष एवं विपक्ष के वोट समान होते हैं। मतलब पक्ष एवं विपक्ष के मतलब पक्ष हो या विपक्ष हो दोनों के वोट समान हैं और करंट टाई की स्थिति हो। और अनुच्छेद 96 के तहत जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन है तो वो उपस्थिति रहने पर भी पीठासीन नहीं होगा, लेकिन उसे लोकसभा की कार्यवाही भाग लेने का अधिकार होगा। वह मतलब प्रथम मत देने का हकदार हो, किंतु मत बराबर होने की दशा में निर्णायक मत देने की हकदार नहीं होगा। तो समझ में आया होगा आप लोगों सभी को। इसका अनुच्छेद 52 से संबंधित है ये। अब हम लोग अपने 15 क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से मतलब संबंधित है? तो किस भाग में है? चलिए इसको हम पहले इसको सॉल्व देखते हैं। इसका भारतीय संविधान का भाग 2 अनुच्छेद 5 से और 11 तक नागरिकता के बारे में प्रावधान है, मतलब किया गया है। और भारत में ब्रिटेन के समान एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया। आर्टिकल 11 में ये वाला सांसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने की भी शक्ति भी दी गई है, जिसके तहत सांसद द्वारा भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में किया गया है। 1955 में। समझ में आया? ऐसे हम लोग का डेली हम लोग ऐसे 10-10 प्रैक्टिस करेंगे, 10-10 क्वेश्चन, तो हम लोग का रिवीजन होता रहेगा जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता। UPLT ग्रेड 2025 दिसंबर में होगा सबका पेपर। आई होप आप लोग की तैयारी तो बहुत अच्छे से हो रही होगी, है ना? तो हम लोग सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं। ऐसे हम लोग 10-10 प्रैक्टिस से पॉलिटिकल साइंस का डेली करेंगे। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं, तो चलिए फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन क्या है? भारत के संविधान को निम्नलिखित से क्या घोषित करता है? मतलब भारत का संविधान भारत को निम्नलिखित में से क्या घोषित करता है? एक है एक स्वैच्छिक संघ, दूसरा है एक परिसंघ, तीसरा है राज्यों का यूनियन समूह। लेकिन इसमें आंसर दिया हुआ, चलो हम लोग प्रैक्टिस ही कर रहे हैं। राज्यों का एक यूनियन समूह और डी वाला क्या कर रहा है? एक संघ। तो
तो हम पहले इसका वैसे तो इसका क्वेश्चन नंबर सी हो जाएगा, लेकिन इसका एक्सप्लेन हम लोग देखते हैं। एक्सप्लेन वॉइस से हम जो एक्सप्लेन होता है ना, जो नीचे दिया रहता है, इसमें हम लोग को एक क्वेश्चन नहीं, कम से कम 2-3 क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है। इसीलिए एक्सप्लेन को हमको ध्यान से पढ़ना चाहिए। और बार मतलब कोई भी बुक आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ज़्यादातर आप जो एक्सप्लेन दिया रहता है उसे आप लोग कम से कम 2-3-4 बार रिपीट किया करिएगा। रिपीट करो। ओके, चलो चलो अब हम देखते हैं, इसका एक्सप्लेन देखते हैं। इसका एक्सप्लेन देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 1 मतलब 1 और 1 भाग 1 में निर्धारित किया गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। क्या होगा? इंडिया राज्यों का संघ होगा। क्या है? क्या दिया हुआ? इंडिया, इसने यहाँ दिया इंडिया राज्यों का संघ होगा। भारत के राज्य क्षेत्र में जो अर्जित किए जाए सम्मिष्ट होंगे। राज्यों तथा संघ तथा राज्य के क्षेत्रों के नाम तथा प्रत्येक के अंतर्गत आने वाले राज्य क्षेत्रों का वर्णन संविधान की किसमें दिया गया है? पहले बताइए, किस सूची में दिया गया? अनुसूची में दिया गया। तो ये प्रथम अनुसूची में, किसमें? प्रथम अनुसूची में दिया गया। ओके, तो इससे हमारा कम से कम 2-3 क्वेश्चन तो इसमें से बन रहे हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा राज्यों का एक यूनियन संघ। तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, एकदम प्यारे प्यारे। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप लोग बहुत प्यारे प्यारे, जो भी वीडियो देख रहे हैं आप लोग बहुत प्यारे प्यारे हो, अभी तो पढ़ रहे हो। चलिए अब हम मस्ती नहीं करेंगे, अब हम पढ़ाई करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, चलो फ्रेंड, तो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत का संविधान निम्नलिखित में से किसको अवशिष्ट शक्तियाँ देता है? भाई किसको देता है? राज्यों को देता है, केंद्रों को देता है, केंद्र तथा राज्य दोनों को देता है, उपयुक्त में से मतलब किसी को नहीं देता। तो हम पहले इसका एक्सप्लेन देखेंगे, उसके बाद हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। ओके मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, तो क्या दिया गया है? संगठनात्मक शासन प्रणाली अपनाने के कारण भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में शक्तियों का विभाजन संघ, राज्य और समवर्ती सूचियों में किया गया है। क्या है यहाँ? समवर्ती सूचियों में किया गया है, किंतु भारतीय संविधान के अनुच्छेद की गई जिसका उल्लेख संघ सूची में है, सांसद को किसी ऐसे विषय सांसद को किसी 1 मिनट दोस्तों, 1 मिनट कैसे किसका आंसर कहाँ गया? जिसका उल्लेख संघ सूची में है और सांसद को ऐसे विषय के संबंध में समवर्ती सूची या राज्य सूची में मतलब नहीं है, तो विधि बनाने का आनंद शक्ति है। मतलब विधि बनाने की तो आनंद शक्ति है ही, तो इससे यही होता है कि केंद्र को दी गई है। इससे भी हम लोग को 2-3 क्वेश्चन का तो आंसर मिल ही जा रहा है। तो इसको एक्सप्लेन बहुत ज़रूरी है पढ़ना। जो सॉल्व पेपर आप सॉल्व कर रहे हो ना, नीचे दिया रहता है ना ये एक्सप्लेन में, इसे बार बार पढ़िए। इसमें से 2-3 क्वेश्चन बन जाता है, एक नहीं 2-3 क्वेश्चन। ओके, चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं। शायद ये आज इतना ही पढ़ूंगी, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने संविधान की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? बताइए कौन थे? ये तो आप सबको पता है, इजी क्वेश्चन है।
भारतीय संविधान के प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? तो पहला कौन था? ANG अयंगर। फिर B कह रहा है कि AM मुंशी। फिर D C कह रहा है DP खेतान। फिर D कह रहा है BR अम्बेडकर जी। हमारे अम्बेडकर जी हमारे संविधान अंतरात्मा कहा गया है। अम्बेडकर जी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तो पूरे संविधान का निर्माण किए। तो चलिए हम पूरा अपना पहले एक्सप्लेन देखेंगे, इसमें क्या कह रहा है। तो एक्सप्लेन बहुत ज़रूरी है। भारतीय संविधान के प्रारूप समिति, किसके प्रारूप समिति, सॉरी गाइस, सॉरी 1 मिनट ऐसे। इसको मिटा दीजिए, इसको समझ में नहीं आता। चलिए फिर से करते हैं हम। तो भारतीय संविधान के प्रारूप समिति, किसके? भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? BR अम्बेडकर जी थे। कौन थे? BR अम्बेडकर जी थे। जो प्रारूप के समिति के अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर जी के और समेत कुल कितने सदस्य थे? तो इसमें कुल 7 सदस्य थे। ओके। और जिनमें से गोपाल स्वामी जी थे, और अयंगर और KM मुंशी, अलादी कृष्ण और स्वामी अय्यर और सैयद सादुल्लाह BL मित्र। कौन थे? BL मित्र थे। और थोड़े समय के बाद ये मतलब जो BL मित्र हैं वो अपने पास मतलब पद से हट गए थे थोड़े समय के लिए। तो उनके स्थान पे कौन आया था? उनके स्थान पर माधव करके माधव राव सदस्य बने थे। और DP खेतान इनकी आकस्मिक मतलब किसी कारणवश इनकी मृत्यु होने के कारण, तो इसमें किसको बनाया गया था? क्या लिखा हुआ? कृष्णमाचारी को सदस्य बनाया गया था। तो इसका हमारा तभी इसमें अभी हमको 3-4 क्वेश्चन का आंसर मिल ही गया है इस एक्सप्लेन में। इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ इसको बहुत ज़्यादा इसको बार बार पढ़िए। एक क्वेश्चन को कम से कम एक एक्सप्लेन जो दिया गया है ना, कम से कम 4-5 बार इसको पढ़ डालिए, एकदम पढ़ डालिए। और मैं रोज़ वीडियो डालूँगी आपके लिए ऐसे 10 क्वेश्चन डेली पॉलिटिकल साइंस का LT में है ना, डेली डालूँगी, तो आप लोग का अच्छे से रिवीजन भी होता रहेगा। ओके। तो चलिए तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसको हटा दूँ उसके बाद। चलिए 19वां नंबर क्वेश्चन है हमारा। भारत के संविधान निर्मात्री सभा का कानूनी सलाहकार कौन था? एक बात दोस्तों बोलना चाहती हूँ, अगर मतलब अभी मैं जस्ट शुरू चैनल बनाओ शुरू पढ़ा रही हूँ, तो मतलब कोई गलती हो गया, कोई बाई मिस्टेक कोई वर्ड मीनिंग कोई मिस्टेक हो जा रही, तो उसके लिए मतलब आप लोग बताइए कमेंट में, मतलब अच्छा है कि गलत है। अब मुझे और अच्छा करना चाहिए, मतलब अच्छा कंटेंट और लाना चाहिए कि नहीं, और मतलब मेरे बोलने का जो लहजा है वो सही है कि नहीं, प्लीज़ कमेंट में बताना। और प्लीज़ सपोर्ट करना और शेयर भी करना मेरे चैनल को। प्लीज़ आप लोग की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ फ्रेंड्स। ओके। चलो हम अपना दूसरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 19वां क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए, तो भारत की संविधान निर्मात्री सभा का कानून सलाहकार कौन था? बताइए। तब तक आप लोग एक्सप्लेन पढ़िए 1 मिनट में बता रही हूँ। इसको हटा दीजिए।
अगर आप लोग को लग रहा है मतलब कहीं गलत लग रहा है मतलब मेरे पढ़ाने में आपका मतलब अच्छा कंटेंट में, तो मतलब आप लोग कमेंट में बोला करिए, तो मैं और अच्छा कर पाऊँगी। जब आप लोग बोलेंगे तो आप लोग कुछ मतलब ये मतलब होता है ना, जब लोग मतलब बोलते हैं मतलब बताते हैं तो और अच्छा करने की कोशिश करते हैं। तो बस ऐसे आप लोग की सपोर्ट की ज़रूरत है। आप लोग प्लीज़ 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 बताइए मतलब कि और भी ऐसे क्वेश्चन आंसर डेली 10 क्वेश्चन आंसर करवाऊँ प्रैक्टिस में, और आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करिए। ओके, चलिए फिर अब चलिए हो गई बातें। अब मैं क्वेश्चन ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, फिर मैं कल 10 वीडियो मतलब 10 क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस का फिर मैं डालूँगी ये UPLT ग्रेड के लिए। ओके, 1900 क्वेश्चन। भारत की संविधान निर्मात्री सभा का कानूनी सलाहकार कौन था? तो 20 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन कर लेते हैं, 10-10 क्वेश्चन डेली करेंगे, तब भी हमारा लोग का बहुत सारा क्वेश्चन ऐसे रिवीजन होता रहेगा। और जो एक्सप्लेन पढ़ते हैं कम से कम इसी में से 2-3 क्वेश्चन हमारा बन जाता है। तो इसका हम लोग पहले एक्सप्लेन पढ़ेंगे, उसके बाद भारतीय संविधान निर्मात्री सभा का कानूनी संवैधानिक सलाहकार कौन था? BN राव को चुना गया। किसको? BN, पहले आप लोग पहले याद करिए, पहले मेरे साथ याद करिए। भारतीय संविधान निर्मात्री सभा का कानूनी संवैधानिक सलाहकार कौन दिया गया था? फिर से रिपीट करिए और बोलिए BN राव को चुना गया था, ताकि ये आप लोग के दिमाग में एकदम एकदम फट जाए, एकदम घुस जाए कि हाँ। और फिर इसे संवैधानिक सलाहकार BN राव ने, देखो मैं बोल रही हूँ, देखो इसमें से तो सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा गया है कि संविधान निर्माता सभा कानूनी सलाहकार कौन था, तो BN राव। अब देखो एक क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है, तो संवैधानिक सलाहकार BN राव ने अक्टूबर 1947 में संविधान का प्रथम प्रारूप किया था। तो एक क्वेश्चन ही हो गया, और जिसमें कुल 243 आर्टिकल और 13 अनुसूचियाँ थी। तो देखो इसमें से हमको 3 क्वेश्चन मिल गए ना, इसीलिए मैं कहती हूँ कि इसको बार बार पढ़िए, इसमें ज़्यादा बेनिफिट रहता है इसको पढ़ने में। ठीक है, चलिए अपने लास्ट क्वेश्चन पे आ जाती हूँ। और प्लीज़ अगर मतलब कहीं बोलने में मतलब नहीं बोल पा रही हूँ ढंग से, तो आप लोग कमेंट में बताइएगा। मेरे वर्ड्स कहीं मतलब मिस्टेक हो जा रही है, मेरे वर्ड्स कहीं नहीं, कोई वर्ड्स नहीं बोल पा रही हूँ, तो उसको प्लीज़ आप लोग बताना, क्योंकि इंसान जब कोई किसी कमियाँ बताता है तो वो दूर करने की कोशिश करता है। तो सो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, आप लोग के भरोसे में। चलिए हम अपना तीसरे क्वेश्चन करते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले किस वर्ष अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के अध्यक्ष बने? ये क्वेश्चन तो मोस्ट इम्पोर्टेंट मैं बता रही हूँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ओके, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग अपने दिमागों में घुसा लीजिए। मैं आप लोग के दिमाग में घुसा ही दूँगी आज, मतलब याद करवा दूँगी। सॉरी अगर वर्ड्स मिस्टेक हुआ तो बुरा लगा हो तो सॉरी। चलिए, गोपाल कृष्ण गोखले किस वर्ष अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के अध्यक्ष बने? तो किसमें बने थे भाई? सिपाही। इसका एक्सपीरियंस में दिया नहीं है, तो मैं आप लोग को बता देती हूँ। गोपाल कृष्ण गोखले 1905 में, इसमें 1905 में बनारस कांग्रेस, इसको मैं मतलब एक्सप्लेन करके आपको बता देती हूँ नेक्स्ट पेज पे इसका, लेकिन यही बी आंसर हो जाएगा सही। मैं आपको बताती हूँ, चलिए। तो गोपाल कृष्ण गोखले कौन? गोपाल कृष्ण गोखले 1905, इसका आंसर 1905 हो जाएगा। 1905 में बनारस कांग्रेस समिति की, किसके? बनारस कांग्रेस के समिति के अध्यक्ष बने थे। एक क्वेश्चन ये हो गया, ठीक। और फिर कांग्रेस के सभापति के हैसियत से उन्होंने बहिष्कार का समर्थन किया, किंतु इसका समर्थन तभी करना चाहिए जब कोई दूसरा विकल्प ना हो, है ना। तो इसका पॉइंट मैं बताऊंगी। वर्ष 1905 में ही मतलब साल 1905 में गोखले ने परोपकारी संगठन सर्वेंट ऑफ इंडिया, इसमें 1905 में सर्वेंट
सर्वेंट ऑफ इंडिया, इंडिया सोसाइटी। इंडिया सोसाइटी की इसकी स्थापना हुई थी। ठीक, किसमें 1905 ही गोखले परोपकारी संगठन सर्वेंट ऑफ इंडिया की सोसाइटी की। देखो एक क्वेश्चन ये बना, ओके, बना कि नहीं बना। ठीक, तो अब मैं एक टॉपिक आपको और बता, मतलब एक इसका को एक इनसे मतलब रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं आपको और बता रही हूँ, तो इसको मैं बता देती हूँ। एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड ही मैं, जैसे एक क्वेश्चन तो वो बना गया था और एक क्वेश्चन मैं भी बताई, और एक क्वेश्चन और है। तो गोखले जी, सॉरी टच हो गया, तो जो गोखले हैं, गोखले, ठीक, गोखले एक व्यवहारिक आदर्शवादी क्या थे? व्यवहारिक और आदर्शवादी, आदर्शवादी और मतलब मैं बता दे रही हूँ इसे। गोखले एक व्यवहारिक आदर्शवादी और राजनीति के क्षेत्र में सच्चे उदारवादी थे। इसे क्वेश्चन बन सकता है। तो हम लोग ये टॉपिक एक मैं आपको इससे रिलेटेड ये बता रही हूँ कि गोखले एक व्यवहारिक आदर्शवादी राजनीति क्षेत्र के क्या थे? सच्चे उदारवादी थे। ओके। और लॉर्ड मार्ले ने गोखले का मूल्यांकन करते हुए कहा था कि उनका मस्तिष्क जो दिमाग है एक राजनीतिक का दिमाग है, मतलब मस्तिष्क, और उनमें शासन के उदारत्व की भावना व्याप्त है, मतलब पॉलिटिकल में इनका जो दिमाग है बहुत इंटेलिजेंट था। ओके, ये सच्चे उदारवादी थे इनको कहा जाता है। तो आप लोग कैसा लगा? अच्छा लगा होगा मेरा पढ़ाना, तो प्लीज़ कमेंट में बोलिएगा और मेरे चैनल को शेयर कर दीजिए। अगर कोई आपके फ्रेंड्स हों तो, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब एंड लाइक शेयर। मेरे चैनल का नाम आपको पता ही होगा, काव्या एजुकेशन, सिंपल सा नाम है। ओके, अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताना, प्लीज़ कमेंट करना। जो भी मेरी वीडियो देखे पहले कमेंट करना, मतलब मैं अच्छा पढ़ा रही हूँ कि नहीं, और मुझे ऐसे ही डेली 10 क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस का कराना चाहिए। और मतलब किसी पे आप लोगों को किसी से मतलब कोई कंटेंट चाहिए, मतलब किसी भी वीडियो में, जैसे जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, किसी भी टीचिंग से रिलेटेड, तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं उस टॉपिक पर वीडियो बना के आपको समझा दूँगी। ओके दोस्तों, तो फिर मिलते हैं कल की वीडियो में। 10 क्वेश्चन फिर मैं कल आपको फिर कराऊंगी पॉलिटिकल साइंस का, UPLT ग्रेड का। ओके, UPLT ग्रेड का कराऊंगी। एक ना मैं 2018 का जो UPLT ग्रेड का पेपर हुआ था सोशल साइंस का, आप कहो तो मैं हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, और इकोनॉमिक्स का, और पॉलिटी करा ही रही हूँ। सबका मैं मतलब 2018 का प्रीवियस पेपर करा दूँ, अगर आप लोग कमेंट में बोलो तो कमेंट में बताना। ठीक, ओके, बाय बाय, मिलते हैं कल की वीडियो में। ओके, बाय बाय दोस्तों, गुड नाइट।